गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए जो है संस्कृति वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये आप पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट लेसन आता है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट लेसन आता है आपका जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का जन्म, देखिए जाकिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में गांव नवनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए, मतलब राजनीति के लिए कार्य करते हुए भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा के विधान परिषद के सभापति हैं। जाकिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लूंगा, एक नदी और रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशासित हुई हैं, मतलब चर्चित भी हुई हैं और प्रशंसा की पात्र भी बनी हैं। तो जाकिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। कहते हैं जो प्रस्तुत पाठ है सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया ये एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। इस सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा स्थल की रवानी और अभिव्यक्ति की जो शैली है वह उनके दिल को छू जाती है। तो आता है सांवले सपनों की याद। तो सांवले सपनों की याद कहते हैं सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हजूम में आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब भीड़ भाड़ की जिंदगी से और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह भी प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, प्रकृति में मतलब समाते जा रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में सो गया हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? नहीं गा सकेगा। मतलब सालिम अली, मुझे नहीं लगता कि कोई उस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। नहीं। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोत फूटता महसूस कर सकता है?
एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे उन्होंने भांड फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे और कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाव में उन्होंने विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में उन्होंने बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर करके अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम जो हैं थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मतलब वृंदावन में भगवान कृष्ण की जादुई बंसी आज भी हमेशा बजती हुई सुनाई देती है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाल दी जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे। सती तक मतलब 100 वर्ष का होने में इन्हें कुछ ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। जो उनकी आंखें पक्षियों के प्रति समर्पित थी और उनकी तलाश खोज जारी रहती थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। जो चढ़ी हुई मतलब जो दूरबीन थी वो दूरबीन से दूर देख लेते थे तो उनकी वो मौत के बाद ही उतारी गई थी। उन जैसा वर्णवाचक शायद ही कोई हुआ, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज माने क्या होता है? जमीन, आसमान, आकाश और पृथ्वी के बीच के मिलने का स्थान, उसे कहते हैं क्षितिज। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। उनकी जो पत्नी थी मतलब तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थी। सालिम अली की तहमीना अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली में होता है घाटी, है ना, तो घाटी को रागिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उसकी आंखें नम कर दी। मतलब पर्यावरण से संबंधित जो खतरे थे, जो खतरों का चित्र उन्होंने खींचा
उस पर सालिम अली ने मतलब जो चित्र खींच करके उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें जो थी नम हो गई, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सीधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मतलब आज कौन है ऐसा जो हिमालय और लद्दाख की जो बर्फीली ज़मीनें हैं, वहाँ पर जो पशु पक्षी निवास कर जो वहाँ पर पक्षी निवास करते हैं, तो उनकी खबर आज कौन लेगा? तो सालिम अली ने या उनकी उन पक्षियों की जाकर के वकालत कौन करेगा, है ना? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो। मतलब जो उन्होंने आत्मकथा लिखी, अपनी कथा, अपने बारे में जो लिखा, उसका उन्होंने नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, डॉक्टर D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी रूडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। रीडा चाहती थी कि ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया चिड़िया मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मतलब लिखा है, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में अच्छा ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। सो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मर्मांकन है, लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन। लॉरेंस जो है मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है। वो कहती है जो मेरे पति हैं वो हमारे अंदर ही, मतलब सब कुछ हमारा उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। कहती है मेरी हड्डियों में समा गया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। कहते हैं वो मतलब इतने अच्छे थे, इतना अच्छा काम करते थे कि मतलब उनको मैं अपने शब्दों में उसका मैं बखान नहीं कर सकती, मैं अपने शब्दों में उनका बखान नहीं कर सकती, या मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। मुझे यकीन है, मतलब मुझे यकीन है या मुझे विश्वास है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में उससे ज़्यादा वो जानकारी रखता है, उससे ज़्यादा ही वो जानकारी रखता है जो गौरैया बैठी हुई है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। पहेली मतलब जैसे पहेलियाँ होती हैं, पूछी जाती हैं, तो कहती है सालिम अली जो हैं जटिल प्राणियों के लिए, जो मतलब प्राणी जो ऐसी जगह पर बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनके लिए वो एक क्या बने रहेंगे, वो एक एक पहेली, उनके लिए एक पहेली ही बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अच्छा, बचपन के दिनों में उनके एयर गन से घायल होकर के जो नीले कंठ की जो गौरैया नीले कंठ की जो गौरैया क्या करती रही, सारी जिंदगी भर उन्हें खोज के नए नए रास्ते ही बतलाती रही। और जहाँ जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। मतलब जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका मतलब हर पल आगे बढ़ते जाना मेन उनका उद्देश्य था। वो चाहते थे कि हाँ हमेशा व्यक्ति ऊपर की ओर उठ जाए, ऊंचाइयों की ओर बढ़े। तो कहते हैं वे अपने मतलब एक क्षण के लिए उनका विश्वास जो था एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा, और उन्हें अपने पर पूरा विश्वास था। मतलब एक पूरे दृढ़ संकल्प थे, समझ लीजिएगा।
दृढ़ संकल्पी थे। इस पर उनका विश्वास एक पल के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कहते हैं सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू, प्रकृति की दुनिया में एक छोटा सा टापू बना देना। टापू मतलब इतना बड़ा सागर होता है, सागर के बीच में एक टापू होता है, यहाँ पर कुछ लोग जाकर के ठहरते हैं। तो कहते हैं प्रकृति के उसमें प्रकृति की दुनिया में ये बिल्कुल प्रकृति की दुनिया कौन सी होती है, मतलब कहते झील, सागर, पर्वत, पहाड़, है ना, ये सब हो गया। मतलब चिड़ियों का जो होता है, गौरैया हो गई हिमालय पर्वत में, है ना, बसने वाली गौरैया को वो मतलब बहुत प्यार करते थे। और गौरैया जो थी मतलब और गौरैया उन्होंने रखी हुई थी अपने पास। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बन करके उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा था, उनका स्वभाव था हमेशा घूमते रहना, इधर से उधर घूमना, और मतलब इनका स्वभाव था घुमक्कड़ी स्वभाव था। और उनकी यायावरी से परिचित थी। और उन्हें महसूस होता है कि आज भी पक्षियों के महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। मतलब पक्षियों से कहते हैं उन्हें बहुत प्रेम था, है ना, पक्षियों से वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। तो पक्षियों के लिए दाना ले करके आते, प्यार करते और उनका सारा काम किया करते थे। तो पक्षियों के बिना वो रह नहीं सकते थे। जो उनका पुराना घर था वहीं पर आकर के उन्होंने उसको जाकर के खिड़कियों में जाकर के बंद करके रख दिया था। और जब कोई इधर से कोई गुजरता भी उसको लेकर के जमीन पर बैठ जाते, जमीन पर बैठ जाया करते थे। तो वो जगह थी गौरैया, मतलब गौरैया जहाँ पर रहती थी। तो देखिए उन्हें आज भी पक्षियों के सुराग से ही निकले हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कहते हैं सालिम अली जो हैं उनका देहांत हो गया हुआ है। तो कवि के लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी छोटी गली से क्या करेंगे, अभी छोटी गली से दूरबीन लटकाए हुए निकलेंगे। मतलब उनकी इतनी याद आती है कि वो कहता है कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी दूरबीन लटकाए हुए अपनी खोजपूर्ण तरीकों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। तो देखिएगा सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू के बजाय था सागर बनकर घूमकर कर आए थे। और उनके भ्रमणशील स्वभाव के कारण तो कहते हैं ये मतलब दुनिया में ये टापू बनने के बजाय सागर बनकर उभरे थे। मतलब टापू मतलब छोटे से इनको ना होकर के ये मतलब बड़े होकर के मतलब बड़ा बनना की चाहिए। तो समूह टापू की बजाय, छोटे से टापू की बजाय इन्होंने पूरा सागर ही उड़ेल दिया। तो कहते हैं जो लोग उसके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित थे उन्हें आज महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के समूह से निकले हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन डाले हुए और अभी बस गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए अपने खोजपूर्ण तरीकों नतीजों के साथ में वो लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते,
क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्या गया हुआ मान लिया जाए? कहते हैं जब तक वो वहाँ से वापस नहीं आते हैं तो क्या ये समझ लिया जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है? क्या ये समझ लिया जाए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? तो आज कहती हैं मेरी आंखें नम हैं और मेरी आंखें नम है सालिम अली, मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो कहती है मेरे मतलब तुम वापस आ तो जाओगे, मतलब वो जब चले जाते हैं तो उसके बाद में वो वापस नहीं आते हैं। तो सब लोग उन्हें क्या करते हैं, सब लोग उन्हें मतलब मरा हुआ मान लेते हैं, मृत्यु की तरफ गया हुआ मान लेते हैं। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि बिहार मतलब ये सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही डायरी शैली में लिखा गया ये संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद का लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब ये सांवले सपनों की याद में प्रस्तुत किया गया है, पर जिनकी जो मृत्यु का कोई भी समय नहीं दिया गया है कि मतलब ये गए जरूर और लेकिन वहाँ से लौट करके वे वापस नहीं आ पाए। तो उनकी मृत्यु का कोई निश्चित पता नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका लेसन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन रह गए हैं, देखिए किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? किस घटना ने? तो ये सारे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखिए सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से सर्वभूत किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिसमें उनकी आंखें नम हो गई होंगी? तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब जो चौधरी चरण सिंह से मिले थे, वे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने चौधरी साहब गांव की मिट्टी पहली बूंद का असर डालने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो उन्होंने चित्र खींचा था उनको सामने रखा और उनकी आंखें उसको देख करके नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में मुझे सारी बातें जानती हूँ। तो ऐसा करिए, ये जो आज लेसन कंप्लीट हो गया है आप इनको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस आप जब लाइव में आएंगे तभी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोग आफ्टरनून नेक्स्ट बाकी पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।